नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शाम के 5 बजने वाले हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं ये ताजा तरीन बुलेटिन। खबरों से भरपूर। सबसे पहले देखिए इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों का केस हुआ बंद। कोर्ट ने कहा बृजभूषण पर एफआईआर की मांग हुई पूरी। कोई और शिकायत हो तो जाएं हाई कोर्ट। इस्तीफे के बाद आज कार्यकर्ताओं के खुद मिलने पहुंचे शरद पवार। विचार के लिए मांगा 1-2 दिन का और वक्त। आज हो सकती है एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक। आज से गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। चीन और रूस के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी बैठक में शामिल होने के लिए गोवा पहुंचे। बाजार में आज रात तेजी वाला गुरुवार। सेंसेक्स निफ्टी 5 महीने की ऊंचाई पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी रही अच्छी खरीदारी। फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, बनाया 61,490 का नया शिखर। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का असर। एक महीने में तेजी से बढ़े चीनी के दाम। कुछ राज्यों में 2 से 3 रुपए तक महंगी हुई शक्कर। इस साल कम उत्पादन की आशंका से दाम पर असर। और अब ज्यादा पेंशन के लिए आपको देना होगा ज्यादा कंट्रीब्यूशन। श्रम मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। ज्यादा पेंशन के लिए विकल्प चुनने की तारीख भी बढ़ाई गई। WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज से यौन शोषण मामले की जांच कराने की पहलवानों की याचिका को ठुकरा दिया है और कहा है कि अगर आपको आगे कुछ भी और करना है तो उसके लिए हाई कोर्ट चाहिए। चलिए इस खबर पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, अभी तक ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट है वो पहलवानों के साथ मतलब इस तरीके से खड़ा है कि उनकी एफआईआर उन्होंने करवा दी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि इतना हमने करवा दिया, लेकिन अब आपको आगे और कुछ करना है तो उसके लिए अब आपको लोअर कोर्ट में जाना होगा। हाई कोर्ट का रुख करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी इतनी बात पूरी कर दी है। देखिए, यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली थी और आज इस मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सब पहलवानों के मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सबके बयान रिकॉर्ड करने की दिशा में काम चल रहा है और जितने भी लोगों को सुरक्षा दी जानी थी उनको सुरक्षा दी जा चुकी है। हालांकि पहलवानों ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सभी को सुरक्षा मिल चुकी है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। तो ऐसे में पूरी याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिबर्टी पहलवानों को दी है कि अगर कुछ होता है या किसी और उनको राहत की जरूरत है तो वो दिल्ली हाई कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर इससे पहले कल की बात करें तो धरने पर बैठे पहलवानों और पुलिस के बीच कल रात झड़प हो गई। विवाद तब शुरू हुआ जब बारिश से बिस्तर और सड़कें भीगने के बाद पहलवान बेड लेकर धरना स्थल पर आए। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी बेड लेकर पहुंचे। पुलिस ने जब पहलवानों और सोमनाथ भारती को रोका तो बहस और झड़प शुरू हो गई। मामले ने उग्र रूप ले लिया। झड़प में कुछ रेसलर्स को चोटें आई। पहलवान राकेश यादव के सिर में चोट लगी, वहीं विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत का भी सिर फूटा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने पहलवानों को समझाने की कोशिश की लेकिन रेसलर्स उग्र हो गए। सोमनाथ भारती समेत कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आज रेसलर्स से मिलने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी जंतर मंतर पहुंची। किसान और खाप नेता भी वहां पर पहुंचे। रेसलर्स का कहना है कि वो अब सभी मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। फिर वो ड्राइवर डरने लगा बेचारा। फिर हम पीछे खड़े हो गए कि ऐसे हम पीछे खड़े हैं, ऐसे गाड़ी चढ़वाओगे क्या हम पे। फिर भी वो गाड़ी को अपने हाथों से पुश करने लग गया हमारी साइड में, टेम्पो को, पुलिस वाला धर्मेंद्र जो है। फिर हमें लड़कियों को भी धक्का देने लग गया। वो कभी उधर ऐसे करने लग गया। फिर हम बोलने लगे कैसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप ये सब। तो फिर वो अपने वो याद था भाई, वो रुका नहीं तब तक। मतलब कोई भी महिला कांस्टेबल वहाँ पे नहीं आई थी ना उन्होंने बुलाई कि लड़कियां हैं महिला कांस्टेबल अगर यहाँ बैठी हैं तो अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको उस टाइम पे। फिर हम अंदर ले जाने लगे तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे छाती पे धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लग गए।
तो महिला पहलवानों को कैसे मिलेगा इंसाफ, आज आवाज अड्डा में इसी पर हम करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा आज की इस बड़ी बहस में। आज का आवाज अड्डा, पहलवानों का दांव कहां फंसा है, पेच। दिल्ली से अब रुख करेंगे गोवा का, जहां आज भारत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। आज से गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में रूस, पाकिस्तान समेत सभी 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। बैठक के दौरान रूस के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में काफी कुछ ऐसा हुआ है जिसका असर एससीओ की इस बैठक में दिख सकता है। भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक की अहम बात यह है कि इसमें भाग लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी गोवा पहुंचे हैं। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान से निकलते वक्त भी उम्मीद जताई थी कि शायद वो यहां पहुंचे और भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हो, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ एजेंडे में नहीं है। साथ में आपको ये भी बता दें कि ये मौका 11 साल बाद आया जब कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारतीय धरती पर पहुंचा। इससे पहले हिरा रब्बानी खार 2011 में यहां पर आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करेंगे। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद से एनसीपी कार्यकर्ताओं की पवार से मिलने के लिए लाइनें लग गई हैं। आज शरद पवार खुद कार्यकर्ताओं से मिलने उनके बीच पहुंच गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। पवार ने अपने फैसले पर विचार करने के लिए 1-2 दिन का और वक्त मांगा। कल एनसीपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस पूरे घटनाक्रम पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ है हमारी संवाददाता विनया देशपांडे, जो लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रही है। तो विनया, पवार के इस्तीफे के बाद अब क्या माहौल है? मिल तो लिए शरद पवार कार्यकर्ताओं से, लेकिन आगे क्या, कब तक लेंगे फैसला? कुछ ही समय पहले शरद पवार खुद नीचे उतरे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें 2 दिन दिए जाए। इन 2 दिनों की मोहलत में वे खुद ऐसा कुछ निर्णय लेंगे जो सब कार्यकर्ताओं के मन में है। इसके बाद काफी जल्लोश के बाद यहाँ से कार्यकर्ता निकले। दूसरी तरफ बैठक पे बैठक चली जा रही है। एनसीपी का कहना है कि अभी तक ऑफिशियली बैठक बुलाई नहीं गई है। कल सुबह 11 बजे की जो ऑफिशियल बैठक है वो बुलाई गई है, जहां पे पूरी कमेटी की एक बैठक होगी, जो 18 सदस्यों की कमेटी है, जो शरद पवार ने खुद स्थापित की है। ये कमेटी तय करेगी कि सक्सेशन प्लान शरद पवार का क्या होगा। कुछ लोगों की माने तो शायद शरद पवार 2024 तक पार्टी प्रेसिडेंट का पद अपने पास रखें, शायद कुछ ऐसी अरेंजमेंट करें जिसकी वजह से वो खुद पक्ष के प्रमुख बने रहें, लेकिन अपनी कुछ जिम्मेदारियां वो राष्ट्रीय और राज्य लेवल पे कुछ नेताओं को बहाल कर दे। क्या सुप्रिया सुले इनमें शामिल होंगी? क्या राज्य की जिम्मेदारी अजित पवार को मिलेगी? ये सब निर्णय कल कमेटी तय करेगी, जो 11 बजे मुलाकात करेगी। जी चलिए, तो इधर एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल भी कुछ उसी तरह का इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले के हाथ में पार्टी की कमान मिलने के संकेत है। उन्होंने कहा कि एनसीपी में नेचुरल डिवीजन पहले ही हो चुका है, जिसमें सुप्रिया सुले राष्ट्रीय स्तर पर जबकि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति देख रहे हैं। I'm of the opinion, as since she is there in Delhi and already handling party issues across the country, she should look after that work, and Dada should look after the state, and because state for NCP, Maharashtra state is the prime importance. अब चलेंगे बिहार, जहां जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट में इस मामले पर 2 दिन तक सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि जातीय जनगणना में अब तक जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी। दरअसल बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि जातीय जनगणना में लोगों की जाति के साथ साथ उनके कामकाज और उनकी
उनकी योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। ये उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है और राज्य सरकार को जातीय जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। जो जजमेंट आया है उसको अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्या कदम होगा वो देखा जाएगा। लेकिन गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी हमेशा से भाजपा रही है। आज खुशी मना रही होगी, खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन हम लोग अपने पक्ष को जो है एक बार जजमेंट आ जाए, देख लिया जाए, उसके बाद रणनीति दे करके क्या फैसला होगा अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। फेड के 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ाने की वजह से बाजार में आज तेजी का माहौल रहा और वो 5 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा, जिनसे हम बाजार का पूरा एक्शन समझेंगे। तो सुमित, सबसे पहले तो बाजार के हाइलाइट्स, बहुत जोश में था बाजार आज। देखिए 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर या फिर कह लीजिए कि इस 2023 के ऊपरी स्तरों पर आज बाजार जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। चाहे निफ्टी, सेंसेक्स या फिर अच्छी तेजी मिड कैप में थी, स्मॉल कैप में थी, ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में थे और पार्टिसिपेशन था निफ्टी बैंक की तरफ से, निफ्टी मेटल की तरफ से, जो कि आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। और जो मोमेंटम मार्केट ने गैदर किया हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंकिंग, मेटल, फार्मा, ये 3 नाम तेजी में थे। एफएमसीजी थोड़ा सा बैकफुट पे गया। ब्रॉडर मार्केट्स में 2200-2300 शेयर तेजी में, 1000 शेयर हुई बिकवाली के सामने, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी और नंबर्स का रिएक्शन अलग अलग स्टॉक में। एचडीएफसी अच्छे नंबर्स के बाद चलता हुआ दिखाई पड़ा, एचडीएफसी बैंक नंबर्स के बाद नए हाई से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे दिग्गजों ने परफॉर्म किया जिसके दम पर भारतीय बाजार आज 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। दिग्गजों ने परफॉर्म किया सुमित, लेकिन ब्रॉडर मार्केट कैसा रहा? देखिए निफ्टी के टॉप गेनर्स की पहले बात कर लेते हैं, जहां पर आज खरीदारी तो उसमें अदानी इंटरप्राइजेज नंबर्स के बाद ये चलता हुआ दिखाई पड़ा। लास्ट आवर में नंबर आया, उसका रिएक्शन बढ़िया नंबर्स थे। करीब 4% ऊपर शेयर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस 3.5% ऊपर, एसबीआई लाइफ 2.5% ऊपर, एचडीएफसी नंबर्स के बाद नए साल के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक 1% नीचे, यूपीएल 1% नीचे, आईटीसी 0.5% और नेस्ले करीब 3/4% की बिकवाली यहां रही। तो एफएमसीजी में आज ये दोनों शेयर अंडर परफॉर्म करते हुए। जीआईसी करीब 19.5% चला आज मिड कैप में। न्यू इंडिया इंश्योरेंस एक और कंपनी 15%, टीटीएमएल 10% और राजेश एक्सपोर्ट करीब 6.5% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में। गिरने वालों में नतीजों का इंपैक्ट था पेट्रोनेट में, आईआरएफसी 3.5% नीचे, आवास फाइनेंशियल नंबर्स के बाद 3% नीचे और इंड्योरेंस टेक करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज एनबीएफसी का दिन था तो चोलामंडलम फाइनेंस नंबर्स के बाद 6% ऊपर, बजाज फाइनेंस 3.5% ऊपर, मुथूट 3.25% ऊपर और एचडीएफसी लिमिटेड नंबर्स के बाद करीब 2.5% तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। तो हैवी वेट्स के दम पर इन बाजार 5 महीने की यानी कि 2023 के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। चलिए, तो बाजार ने यहां पर 2023 का 5 महीने के ऊपरी स्तर दिखाए तो इधर एमसीएक्स पर सोना नए शिखर पर पहुंच गया। वहीं अमेरिका में सोने के स्पॉट भाव ने भी नया हाई बना डाला। तो क्या कारण रहे इसके और क्या आने वाले वक्त में सोने के दाम और बढ़ेंगे? हमारे साथ है हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, सोने का भी नया शिखर, क्या उम्मीद की जा रही है और क्या अंडरस्टैंडिंग है यहाँ मार्केट की, क्या हुआ है और आगे क्या होगा? भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज यहां पर 61,400 के ऊपर बनते हुए नजर आए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने $2,080 प्रति आउंस के स्तर यहां पर सोने को बनाते हुए देखा है। क्लियरली जिस तरह से यूएस फेड की मीटिंग कंक्लूड हुई है और बाजार ने ये समझा है यूएस फेड चेयर की स्टेटमेंट के साथ कि अब यहां पर जो टाइटनिंग है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। पिछले 10 महीने में लगातार हमने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक्स बनते हुए देखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 1 साल में बाकी एसेट क्लासेस को अगर आप देखें तो सोने ने यहाँ पर बेहतरीन ही रिटर्न्स दिए हैं। काफ़ी सारे रीजंस रहे हैं सोने को चढ़ने के लिए। मेजरली तो यही कि यूएस रेट हाइक जो है वो अब पीक निकाल चुकी है। दूसरा, जो वीक इकोनॉमिक डेटा हमने यूएस, चाइना, यूरोप से आता हुआ देखा है, उसका फ़ायदा सोने ने उठाया। तीसरी बात है डॉलर इंडेक्स जो अब 101 के नीचे कारोबार करता हुआ दिखा। चौथा ये कि हम यूएस रादर रशिया और यूक्रेन में जो वॉर एस्केलेशन आता हुआ देख रहे हैं उसकी सेफ हेवन बाइंग भी यहाँ पर बनती हुई नजर आई। और फिर सबसे बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग का रहा। पिछले साल विश्व के सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड स्तर पे यहाँ पर सोना खरीदा, यानी कि इतने सालों में जितना सोना बैंक्स ने पिछले साल खरीदा कभी नहीं खरीदा।
और इस साल की भी अगर बात करें तो चाहे वो मार्च का महीना है या फर्स्ट क्वार्टर है इस साल का, अच्छी तगड़ी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक की ही अगर बात करें तो करीबन 7 टन से ज़्यादा सोना उन्होंने इस क्वार्टर में खरीदा है और नियरली 790 टन के ऊपर अब सोना भारत के रिजर्व्स में एज अ गोल्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो काफ़ी सारा सपोर्ट आगे जाकर भी बाजार को लगता है बरकरार रहेगा। इन करंट लेवल्स पे बेचने की सलाह नहीं है। खरीदारी की राय यहाँ पर एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स देते हुए नजर आए हैं, जिनका मानना है कि इन करंट स्तरों से भी और हाईज आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में यहाँ पर सोने के साथ साथ चांदी में भी बनता हुआ देखेंगे। चलिए जी, तो बाजार भी ऊंचा, सोना भी ऊंचा, चांदी के लिए भी मनीषा जी कह रही कि नए स्तर बन सकते हैं, तो सभी की यहाँ पर चांदी। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आज की कुछ और अहम और बड़ी खबर। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थे, लेकिन हाँ ओइंटसुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था, और साथ ही साथ उनको कंपनी के स्टॉक भी दिए, यानी कि ईसॉप्स भी दिए गए जो कि वो होल्ड करती हैं और बहुत अच्छी वैल्यू भी वहाँ पे रियलाइज होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो पहला एथलीट जिसने नाइकी के जूतों को प्रमोट किया था वो थे इलाई नेस्टेस, जो कि रोमेनियन टेनिस प्लेयर थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइकल जॉर्डन, जो कि जिनकी वजह से नाइकी की एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनी, शू सीरीज़ बनी, वो एक समय पर इस कंपनी के साथ कामकाज करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में माइकल जॉर्डन साहब के पेरेंट्स उन्होंने समझाया, तब वो नाइकी के हेडक्वार्टर फ्लाई करके गए और वहाँ जाकर उन्होंने टाई अप किया। और साथ ही साथ जो एयर जॉर्डन 1 जो कि माइकल जॉर्डन साहब के साथ टाई अप के बाद जूता लॉन्च किया गया था, उस एयर जॉर्डन 1 के पहले डिज़ाइन को माइकल जॉर्डन साहब ने पसंद भी नहीं किया था। उनको कलर कॉम्पोजिशन नहीं पसंद था, लेकिन बाद में वो आगे चल के एक बढ़िया हिट के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा हर सेकंड नाइकी करीब करीब 25 पेयर स्नीकर्स के बेच देता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लिए किस तरह की पॉपुलैरिटी है, यानी कि इस वीडियो के दौरान ही नाइकी एक बहुत बड़ी रेंज अपने फुटवेयर की बेच देगा। और उसके अलावा अगर आप नहीं जानते तो ये भी आपको बता दूं कि कन्वर्स और हर्ले, जिनके जूतों का आपने शायद कभी इस्तेमाल किया होगा, ये भी नाइकी ही ओन करता है। इसके अलावा OVO नाइकी एयर जॉर्डन 10 ये अब तक का सबसे महंगा जूता है, जिसको आप कह सकते हैं $2 मिलियन का, यानी करीब करीब 16.5 करोड़ रुपए का ये जूता है, जो कि सबसे महंगा जूता नाइकी ने अब तक बनाया है। और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। पिछले साल के मुकाबले इस साल 9% उत्पादन कम होने के अनुमान से चीनी की मिठास महंगी होने लगी है। पिछले एक महीने में ₹1.25 प्रति किलो तक चीनी महंगी हुई है। कुछ जगह तो ये महंगाई 2 से 3 रुपए तक प्रति किलो भी चली गई है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे हमें असीम मनचंदा। असीम, क्या डिटेल्स है? चीनी महंगी हो रही है और कितने ऊपर जाएंगे दाम?
देखिए, पिछले साल 358 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इसको देखते हुए हमने 100 लाख टन चीनी निर्यात भी की थी और ये इस साल भी ऐसा ही होने का अनुमान था और हमने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात किया। लेकिन इस बार उत्पादन जो है अनुमान से काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उत्पादन 5% तक कम होगा, लेकिन इसमें हाल में ही जो डाटा जारी किया उसके मुताबिक उत्पादन 9% तक कम हो सकता है। 328 लाख टन इस साल चीनी का उत्पादन हो सकता है। तो इसको देखते हुए जो उत्पादन घट रहा है, दाम भी बढ़ने की शुरुआत हो गई है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो दामों में ₹1.25 प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर मैं होलसेल की बात करूं तो ₹125 प्रति क्विंटल यहाँ पर हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई राज्यों में चीनी के दाम ₹2 से ₹3 तक बढ़ गए हैं। सरकार ने इसको देखते हुए अतिरिक्त कोटा भी चीनी का जारी किया है, जो कि बिक्री के लिए बाजार में आ जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्राइस कूल ऑफ होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जब फेस्टिवल्स होंगे तब आपको चीनी थोड़ी सी महंगी खानी पड़ सकती है। जी चलिए, तो इस बार थोड़ी महंगी चीनी खानी पड़ सकती है, मिठास थोड़ी महंगी हो जाएगी। लेकिन एक पेंशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर, अब ज्यादा पेंशन लेने के लिए लगेगा ज्यादा कंट्रीब्यूशन। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो क्या है इसका मतलब और इससे क्या बदलेगा, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, न्यू पेंशन स्कीम के तहत ज्यादा पेंशन की बात तो हमें हो गई थी, अब इसमें और ज्यादा क्या कंट्रीब्यूशन लगने वाला है? क्या एम्प्लॉय को उसकी जेब से ज्यादा पैसे देने होंगे ईपीएफओ को? दरअसल ये पूरा मामला उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा है और वो ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं। पहले नियम ये था कि अगर आप ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो आपकी सैलरी 15,000 रुपये से जितनी ज़्यादा है उसका 1.16% आपको देना पड़ेगा, आपको यानी एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। अब श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि 1.16% एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि जब एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ेगा तो ज़्यादा पेंशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो श्रम मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि 1.16% जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन था वो एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर देगा। अब सवाल उठता है कि एम्प्लॉयर अपनी जेब से तो देगा नहीं, तो कहाँ से ला कर देगा? तो उसका प्रावधान ये किया गया है कि जो 12% पैसा कटता है, एम्प्लॉयर काटता है, उसके 2 हिस्से बढ़ते हैं। 8.33% जाता है पेंशन स्कीम में, वो 8.33% में 1.16% जुड़ जाएगा। अब 8.33% की बजाय 9.49% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब 1.16% जो जुड़ गया पेंशन स्कीम, वो कहाँ से आया? वो आया आपका जो पहले पेंशन फंड में जाता था 3.6%, उसमें से आ रहा है। यानी पेंशन फंड में अब 3.6% से घट करके सिर्फ 2.25% पैसा आपका जाएगा। तो ये नया जो नोटिफिकेशन है वो उन लोगों के लिए लागू है जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफओ के सदस्य बन चुके हैं, और अगर वो ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा पेंशन के लिए आवेदन देने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है। वो आखिरी तारीख बढ़ा करके अब 26 जून कर दी गई है। जी लक्ष्मण, शुक्रिया। और फटाफट बता दें कि अगर आपको अपनी नौकरी पक्की करनी है तो अपने हुनर को और निखारना होगा, क्योंकि आने वाले समय में नौकरियों में तेजी से बदलाव होंगे। ये बदलाव क्या है और इस बदलाव का भारत पे क्या असर पड़ेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट क्या कहती है? ये है आज का कंज्यूमर अड्डा, नया जमाना नए जॉब्स, आज 5:57 पर। और आज है वर्ल्ड पासवर्ड डे। जाते जाते आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टिप्स के साथ छोड़ जाते हैं, तो अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखिए। नमस्कार।